हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल हर शाम 9 बजे यानी 9 PM को आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड करा जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप अपने जो भी वीडियो हैं जो आप देखते हो उसके PDF ले सकते हो। अर्थमेटिक का सेट 3 है ये। इससे पहले के सेट 1 और सेट 2 हो चुके हैं। कहाँ देख मिलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जीमेल है। आप इस पर जाकर अपनी कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हो। जो कि आप देख रहे थे ये था सेट 3। इसका मतलब इससे पहले सेट 2 और सेट 1 हो रखा है। तो उस सेट को आप देख सकते हो इस लिंक पर जाकर, जो सेकंड लिंक है। इस सेकंड लिंक पर जाकर आप हमारे जो इससे पहले के 2 वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। कितना आगे चला गया। ठीक है। और ये अदर है। ये लेटेस्ट सीरीज हमने शुरू करी है। IBPS मेंस लेवल DI के 11 सेट हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। और पजल देख सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो। SBI PO लेवल का वो इस प्ले लिस्ट में चलेगा। और IBPS PO लेवल की पजल्स फॉर प्रीलिम्स लेवल के लिए, PO और क्लर्क दोनों की, उसमें आप इस वाली प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। RRB क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग को आप यहाँ जाकर देखो। कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स में बहुत अच्छे मैंने क्लास 5 तक सीरीज बना दी है। इसके आगे की शुरू कर देंगे जल्दी ही। और RRB PO मेंस रीजनिंग के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। सब प्लेलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट रखी हैं, एक में रखती तो बहुत सारी वीडियो हो जाती। मगर ये अलग अलग हैं तो आप अलग अलग अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये लेटेस्ट कैलेंडर है IBPS PO का। मेरा फोकस IBPS पर ही है। और थोड़ा बहुत हम इसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कैसे बहुत कर रहे हैं। RRB PO स्केल 1। RRB PO मेंस का जो लेवल होगा उससे थोड़ा सा अप लेवल ही होता है IBPS का। जो मेंस लेवल DI कर रहे हो ऐसी DI आपको हर एक मेंस लेवल DI में मिलेगी। और आज की जो अर्थमेटिक क्लास है 2025 का, जो भी आप मेंस लिखोगे, चाहे वो SO लेवल का हो, चाहे वो ECGC का हो, चाहे वो BIS का हो, चाहे वो RRB का हो, या फिर RBI ग्रेड B का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी ये सही आता है। तो आप लोग जितने भी मेंस लिखोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे जो ये सीरीज चल रही है। ठीक है। 20 जुलाई बहुत जल्द आने वाली है। प्लीज ध्यान में रखकर पढ़ना शुरू करिए। इसका प्रीलिम्स का भी हम बहुत अच्छे लेक्चर शुरू होने वाले हैं, DI और पजल दोनों के। और ये जो है ना IBPS PO और SBI PO लेवल एग्जाम है, मेंस भी और प्री भी। क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत क्लासी जॉब है। ज्यादा वैकेंसी नहीं देता, 266 वैकेंसीज होती हैं। 21 पद को लगते हैं, जो क्रीमी लेयर्स होती है वो लेकर जाती है ये लोग। SBI PO लास्ट में जुलाई के या फिर अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा। सितंबर में मेंस करा देगा। दिसंबर के करीब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है SBI में। ये है इसका मेंस। बहुत वेटेज रखता है रिटर्न। रिटर्न बहुत फोकस करिएगा। एक SBI पे सिलेक्टेड 1 थे, उनका नाम था हर्ष। तो उन्होंने बोला था मुझसे एक चीज, अपने जर्नल अवेयरनेस और रिटर्न पर डेली बेसिस पे काम करना चाहिए। अगर आप रियल में 2025 में सिलेक्शन चाहते हो तो जर्नल अवेयरनेस यानी जो आपका करंट अफेयर्स है उसको, और रिटन को डेली बेसिस पे करो। छोटा सा ही सही, एक छोटा पैसेज लिखो, ईमेल राइटिंग कर दो, प्रिसाइज राइटिंग कर दो, जो मन हो वो कर दो, मगर डेली बेसिस पे करो। ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करते रहो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने से इंग्लिश में बातें करिए। वहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और वहां पर आपसे ग्रुप डिस्कशन पर बात की जाती है कि भैया बोलिए, जो आपके मन में आए बोलो। समझ रहे हो? कुछ भी मत बोलने लगना, वहां पर पैनल बैठा होगा। ठीक है। अब ये है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। क्या कहता है क्वेश्चन? एक ट्रेन P है रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर क्रॉस अ बॉय
हु रनिंग एट 8 किलोमीटर। मैंने इससे पहले की जो सेट टू था उसमें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करा था ट्रेन का। एक फर्स्ट कंसेप्ट था, एक सेकंड था और एक थर्ड था। मैंने आप लोगों से उस भी वीडियो में बोला था मोस्टली थर्ड कंसेप्ट पर ही मेंस लेवल पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, और ये भी कंसेप्ट थर्ड ही है। और उस समय का कंसेप्ट थर्ड क्या था वो मैं आज बात को एक छोटा सा बताऊं तो क्या था बताऊं। देखो, एक ट्रेन है T1 और एक ट्रेन है T2। हो सकता है दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हो सकता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है और ये डायरेक्शन ऐसे आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये केस बोला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का, और ये बोला जाएगा सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तब अगर इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो जो स्पीड्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। और जब ट्रेन की डायरेक्शन सेम होती है तो अगर इसकी स्पीड S1 और इसकी S2 है तो स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। जो ट्रेन होती है उसकी अपने आप में कुछ ना कुछ लेंथ होती है, याद रखिएगा। ट्रेन की हमेशा एक लेंथ होगी। अगर वो किसी एक इंसान को क्रॉस कर रही है तो इंसान की कोई लेंथ नहीं होती, इंसान की कोई लेंथ नहीं होती। कोई पोल है, पोल की कोई लेंथ नहीं होती। अगर वो ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, तब आप सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस के फॉर्म में लेते हो। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों ट्रेन की अपनी एक लंबाई होगी, इसकी एक्स है तो इसकी वाई, तो दोनों ट्रेन की ही लंबाई डिस्टेंस के फॉर्म में काम करेगी। बस इतना सा थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपोज यही दोनों चीजें बस यहाँ पर यूज होंगी और कुछ नहीं। बोल रहे हैं ट्रेन P इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर और क्रॉस अ बॉय हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन अ अपोजिट डायरेक्शन इन अ 10 सेकेंड्स। एक ट्रेन है वो 46 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक बॉय है यहाँ पर। वो कुत्ते की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन लड़के को 10 सेकंड में पार कर देती है। ये ये एक पहला, यहां से लेकर यहां तक एक पहला कंसेप्ट है। इसके हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन, पहले तो यहां पर पी लिखो। पी जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस आपको भी नहीं पता है, उस डिस्टेंस को फाइंड कर पाओगे आप इस इक्वेशन से। कैसे? देखो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको नहीं पता कि टी जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप उसे एक्स मान लिए। एक्स मत मानो, इसे मानो लेंथ ऑफ पी। ठीक है, जो पी हमारी ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है हमें नहीं पता, मगर 10 सेकंड में लड़के को देखो, एक लड़का है, उसके एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बॉय जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, तो यहाँ पर आप उसे ऐड नहीं करोगे। सिर्फ जो डिस्टेंस का काम करेगी वो ट्रेन की लेंथ ही काम करेगी। ये कंसेप्ट बंद था। अगर आप सेट टू पर पढ़ चुके हो तो सेट टू पढ़ लो, वहां पर मैंने अच्छे से इसे कवर करा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये सेकंड्स में है और हमारा ये मीटर में है, मीटर में आएगा, मगर ये किलोमीटर पर आ रहे हैं। या तो आप इन्हें किलोमीटर में चेंज कर दो या इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। मैं इसे ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर देती हूँ। मीटर पर सेकंड का केस भी मैंने सेट टू में डिस्कस करा है। तो अब देखो, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, यानी 5/18 आएगा। ठीक है, 18 तिया 54 होता है, 18 चौक 72, 5 तिया 15 हो जाएगा। लेंथ ऑफ पी अपॉन 10, 10 इधर चला गया, लेंथ ऑफ पी कितनी आ गई? 150 मीटर। कोई प्रॉब्लम? कुल मिलाकर जो पी ट्रेन थी वो 150 मीटर की आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं।
ट्रेन पी क्रॉस द ट्रेन क्यू दैट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। अपोजिट का भी केस इसमें यूज हो गया, और अब सेम डायरेक्शन का भी केस आपकी पिक्चर में आ चुका है। पी ऐसे चल रही है, पी की जो स्पीड है वो 46 किलोमीटर पर आवर है। अब क्यू जो है वो भी ऐसे ही चल रही है, और क्यू की इसकी स्पीड क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर है। और इन अ 50 सेकेंड क्या कर रहा है ये, जो पी और क्यू है वो एक दूसरे को 50 सेकेंड में क्या कर दे रहे हैं। ट्रेन पी क्रॉस ट्रेन क्यू, अच्छा जो पी है वो क्यू को 50 सेकेंड में क्रॉस कर दे रही है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू। अब इन्होंने क्यू की लेंथ पूछ ली। आपको अब पी की लेंथ पता है भैया, 150 है। और मैंने बोला था जब दोनों ट्रेन पिक्चर में आ जाएंगी तो दोनों की ही जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस का काम करती है। आपको एक डिस्टेंस पता है, दूसरा डिस्टेंस नहीं पता है। तो कैसे लिखेंगे। पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। कितना आएगा, 28 2 30, 18। 18 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड आपकी। और डिस्टेंस क्या बनेगा, पहले तो लेंथ ऑफ पी जो कि एक पास 150 है, और लेंथ ऑफ क्यू जो कि हमें नहीं पता तो एक्स लिख लो। और नीचे आ जाएगा 50 सेकेंड। ये मीटर्स में है, ये सेकंड्स में है, जबकि ये किलोमीटर पर आवर में। फिर से चेंज करना पड़ेगा आपको। मीटर पर आवर में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 5/18 से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 18 से 18 खत्म हो जाएगा, और ये 50 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 250। यहाँ जाएगा 150 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। और ये एक्स क्या था, लेंथ ऑफ क्यू। तो ये आ चुका है आपका आंसर 100 मीटर। कोई प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर आंसर आ गया। ये क्या है, रोशनी ने तीन अलग अलग योजनाएं ए बी सी में 2 साल के लिए अ, रोशनी ने तीन अलग अलग योजनाएं ए बी सी में 2 साल के लिए 4:3:5 के अनुपात में तीन अलग अलग राशि जमा की। मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान बांटना चाहूंगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। ध्यान से सुनो। सीआई निकालना है, सीआई निकालना बहुत टफ होता है, जैसा कि सबको पता है। आज उसे इजी बना देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, मैंने एक प्रिंसिपल ले लिया है P100। ठीक है। और सीआई का एक फॉर्मूला या हमेशा याद रखिए, ए बी सी। क्या है ये, क्या है ये है ए ए बी सी। ये है 3 साल का, 3 साल का सीआई। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं लिख दूं ए और ए बी, तो ये क्या है, ये है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले बात सुनिए, ये मैं 10% पे ही निकालूंगी। ठीक है। और आप अपने एंड से ट्राई करिएगा 5% पे। मैं 10% बता बता दे रही हूँ। एक बंदा है, 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, तो बताओ उसे कितना ब्याज मिलेगा, जबकि उसने 1,000 रुपए उधार दिए थे। समझ आया। 1,000 रुपए एक बंदे ने उधार दे दिए किसी दूसरे इंसान को, और 10% का उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है, और 2 साल के लिए उधार दिया है। अब बताओ उसे 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। सिर्फ ब्याज निकालना है आपको, या इंटरेस्ट निकालना है, जो मनो वो बोल दो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 1,000 का इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। 2 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। 1,000 का 10% कितना होगा, 100। फिर 1,000 का 10%, 100। फिर देखो, पहली साल में सिर्फ 1,000 पर ही ब्याज लगा। पहली साल तो सिर्फ उस पर 100 रुपए ब्याज लगा। दूसरी साल क्या हुआ है, ये 100 रुपया भी जुड़ चुका है। अब रुपए हो चुके हैं 1,100 रुपए। ठीक है।
तो इस दूसरी साल में आप आ चुके हो, दूसरी साल चल गई ये वाली। दूसरी साल पहले तो जो 1,000 रुपए आपने मेन प्रिंसिपल है उस पर आपने 100 रुपए देने हैं। और जो पहले आपका ब्याज हो चुका है 100 रुपए, अब इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो इस 100 पर 10 रुपए और लग जाएंगे। टोटल ब्याज आपका आ गया 210 रुपए। ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को, अब उसने साल को बढ़ा देना है और 3 साल के लिए दे दिया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, ए बी, ए बी सी। क्या है ये? पहले फर्स्ट ईयर पर हुआ, ये होता है आपका फर्स्ट ईयर, ये होता है आपका सेकेंड ईयर, और ये होता है आपका थर्ड ईयर। पहले साल पर क्या ब्याज लगा? 1,000 रुपए पर, 1,000 रुपए पर 10% का ब्याज लगा, 100 रुपए का ब्याज लग गया। दूसरी साल पर आ गए आप, पहले तो 1,000 रुपए पे ब्याज लगेगा। ए क्या है? 1,000 रुपए पे जो रियल वैल्यू पे जो ब्याज है वो आ गया 100 रुपया। फिर जो ऊपर वाला पहली साल का ब्याज है इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। 100% पर 100%, 100 का 10% कितना होगा? 10। अब आ जाओ तीसरी साल पर। तीसरी साल पर ये पूरा हो चुका है। पहले तो इन दोनों पर जो ब्याज लगा, बात की बात है, पहले तो प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है उस पर ब्याज लगा 100 रुपए। फिर इन 100 पर, तो इन दोनों 100 पर कितने हो गई है? 200 हो गए ना। 200 का 10%, 20 रुपए, तो 20 रुपए ये लगेगा। फिर ये जो 10 रुपया है इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो 1 रुपया इस पर लगेगा। कुल मिलाकर 330 और 1 31, 331 रुपए का ब्याज लग गया। ठीक है। हटाओ। अब चलो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं? रोशनी ने 3 अलग अलग योजनाओं ए बी सी में 2 साल के लिए इतने रुपए के अनुपात में 3 अलग अलग राशि जमा की। ए, बी और सी, 3 योजनाएं थी। पहले माइंड में रखना है कि 2 इयर्स का है जितना भी है, ठीक है। और रेशियो क्या है? 4:3:5। मैं इसे 4x लिख देती हूँ, इसे 3x और इसे 5x। योजना ए और बी का क्रमशः 8% और 12% की दर से साधारण ब्याज प्रदान करा। अगर मैं इधर आरओआई लिख दूं तो यहाँ पर 8% ऐसा ही है, यहाँ 12% ऐसा ही है। और योजना सी 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, यानी यहाँ पर 10% का सीआई है। क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं? ठीक है। यदि रोशनी द्वारा प्राप्त कुल ब्याज इतना है, टोटल इंटरेस्ट उसको 712 रुपए का हुआ है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई सभी योजनाओं में जमा की गई कुल राशि, टोटल प्रिंसिपल निकालना है उसका। ठीक है। कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो, 4x पर इंटरेस्ट लगा है, यानी 8% एक साल में था, तो 2 साल में 16% हो जाएगा। 4x का 16% निकाल दो चुपचाप, प्लस 3x का 12 दूनी 24% निकाल दो चुपचाप। आई, 24%, प्लस, एक काम करो, इसको ना, सॉरी है, इसको आप मानो 400x, इसको मानो 300x, और इसे मानो 500x। ये जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो का जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। इसे मैं लिख लेती हूँ 400x, और इसे 300x, है ना। अब इसका देखो, 500x के हिसाब से 10% का ब्याज, 10% का आरओआई है, और 2 ईयर का है 500। सिर्फ 500 लो, एक्स बाद में ऐड कर देना। 500 आपका वैल्यू है। 2 साल का आपका सीआई लगाना है। फॉर्मूला क्या बना? ए और ए बी। 500 का 10%, 50। पहली साल का तो हो गया 50। दूसरी साल में आ जाओ, रियल प्रिंसिपल का 10%, फिर से 50।
और अब इस पर भी लगेगा, इसका 10% यानी 5। कुल मिला के 105 रुपए का सीआई लग चुका है। तो आप यहां पर लिख दो 105x। आपने डायरेक्ट इसका सीआई निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम है? जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको ब्लैक विंडो पे बताया था, उस पे 5% का भी निकाल के आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और इसके इक्वल टू आप लिख सकते हो टोटल। टोटल ये क्या है? ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये बी का ऐसा ऐसा ही है, ये ए का ऐसा ही है। ये टोटल इंटरेस्ट एक्स की फॉर्म में है, ये रियल फॉर्म में है। इक्वल रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 चौक 64x, 24 तियां 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 72x, और 105x। आ गया 77 12। 5 2 7 7 4 11, एक कैरी, 7 7 14, 14 और 10 24x। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। 77 12 को डिवाइड दो 241 से, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12 कैरी, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और दे इसका ट्वाइस दिख रहा है ना, ये 2 जा चला जाएगा। तो यहां पर आ गई एक्स की वैल्यू आपकी 32। टोटल कितना था? यही तो है टोटल, 500 और 3, 8 8 4 12। यानी टोटल प्रिंसिपल उसने 1200 एक्स लगाया है सभी योजनाओं पर। एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो 32। 12 2 जा 24 का 4, 2 कैरी, 12 3 जा 36, 37 38। ये आ गया 384। तो ये आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो आते हो, देखते हो, जाते हो, ना शेयर कर पाते हो, ना लाइक कर पाते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? हैं? मतलब एक लाइक नहीं करते हैं आप लोग? इतनी गलत बात है। शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए किसी। मल्टीपल ग्रुप्स हैं, आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पता भी तो चले बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा सा चैनल भी है। चलिए। दीपिका, हंसी की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। दीपिका कविता एंड विनोलन started the business with the investment in the ratio of 6 7 8. Okay. After 4 months, Deepika invested 8,000 more, and Vinolin इसका नाम कितना गंदा है। हाँ, अच्छा खासा नाम है, कैसा अंग्रेजों जैसा नाम रख लिया। विनोलिन विड्रो ₹4,000 आफ्टर 4 more months। मोर मंथ, अच्छा, 4 महीने तो थे ही थे, 4 और महीने बाद कविता इन्वेस्टेड 3,000 मोर। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ दीपिका कविता एंड विनोलिन in the ratio of 17 12 8 respectively. Find the initial investment of Vinolin। Vinolin के ही बारे में पूछ लिया, कोई बात नहीं है। एक हमारे पास दीपिका है, एक हमारे पास कविता है, एक हमारे पास विनोलिन है। इन्होंने 6x 7x और 8x के साथ, देखो एक्स इसलिए लिखा जाता है, आप रेशियो को रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे ही एक्स आता है, एक्स के पास बहुत पावर है, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। वो क्या करता है, वो रेशियो को रियल वैल्यू में बदल देता है। जैसे ही आपको एक्स पता चला, आप चुपचाप उसकी रियल वैल्यू बता दोगे। इसीलिए एक्स लगाकर हम उसे रियल वैल्यू बना देते हैं और अपना काम थोड़ा इजी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 मंथ्स दीपिका इन्वेस्टेड 8,000। देखो भैया, यानी दीपिका ने 4 महीने तक तो 6x रुपए ही इन्वेस्ट करे, मगर 6 महीने 4 महीने के बाद उसे क्या हुआ, उसने कहा कि यार ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं 8,000 रुपए और ऐड करना चाहती हूँ। तो उसने 8,000 और ऐड कर दिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 4 महीने तक तो उसने 6x इन्वेस्ट करे, मगर 8 महीने के लिए उसने 6x में 8,000 और ऐड कर दिए। बढ़िया है।
मोर एंड विनोलिन विड्रॉ फोर्थ। और विनोलिन का क्या हुआ, उसे लगा ये बहुत बेकार है, इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है अब मैं इसमें से निकाल दूंगा पैसा। तो ए टैक्स तो उसने यूज करे 4 महीने के लिए। जो ए टैक्स थे उसने 4 महीने के लिए लगा दिए। मगर ए टैक्स माइनस कितने रुपए कम करें इसने, 4000। क्या हो रहा है, ये स्पेस कहाँ गया। 8000 रुपीज उसने लगाए कितने मंथ के लिए, 8 महीने के लिए। बाद में देख लेंगे अभी, ये थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। 6x का 4 महीने के लिए, फिर 6x प्लस कितना करना है, 8000। इसने मल्टीप्लाई करनी है 8 की, यहाँ पर भी 8 है। अब उसके बाद विनोलिन को आफ्टर 4 मोर मंथ्स, देखो भाई, अभी 4 महीने की बात चल रही थी, अब 4 महीने और ऐड करो, यानी 8 महीने तक तो उसने, विनोलिन ने, अरे क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स कविता, ठीक है, कविता इन्वेस्टेड 8 महीने तक तो कविता ने 7x ही रुपए लगाए। मगर 8 महीने के बाद उसने क्या करा, 3000 रुपए और ऐड कर दिए। और ये कितने महीने तक करे चलेगा, 4 महीने तक। हम 1 साल की बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल का बारे है, एंड में उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 17, 12, 8। अभी हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा तमीज से लिखती हूँ। 8x मल्टीप्लाई 4 प्लस 8x माइनस, भैया कितना था, 4000, 4000 और मल्टीप्लाई कितना का होगा, 8 का। देखो, 4 यहां से खत्म, 4 दूनी 8। एक चीज याद रखो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉमन ले रही हूँ सब जगह से, सब तरह से कॉमन लेके उसे खत्म कर रही हूँ। ये मल्टीप्लाई में है, ये 4 उड़ सकता है, यहां से लेके यहां तक ये तो एक ब्रैकेट है, ये भी एक मल्टीप्लाई में है, ये 4 उड़ सकता है। 4 दूनी 8, ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, 4 दूनी, अरे, और 4 दूनी 8, ये भी खत्म। दो उड़ सकता है, हाँ दो भी उड़ सकता है, दो हटा दो, 2 3 6 हो जाएगा, दो ये खत्म हो जाएगा। ओ यहाँ से दो नहीं हटेगा, एक फिर से हटाओ, दो नहीं हट रहा है। दो नहीं हट रहा है, सिर्फ 4 ही हटा। दो यहां से नहीं हटेगा ना, इस चीज इधर कोई भी दो चीज दो नहीं है, ये 7x ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, इसलिए दो से नहीं कटेगा। अब हुआ क्या, यहाँ आ गया 6x प्लस इधर आ गया 6x प्लस इधर बचा 8000, यहाँ बचा 7x, सब रेशियो में चल रहा है। ये है 7x, एक सेकेंड। तो ये 2 भी बचा है ना, तो यहाँ पे 14 करो, 14x 7x प्लस 3000 प्लस, ओ नॉट अ प्लस, रेशियो 8x प्लस 8x माइनस, ना 8x नहीं है, देखो भाई, ये दो है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, 8 दूनी 16x और 8000। ये चीज मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, नहीं इसकी रह गया, ये वाला दो रह गया है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो। ये वाला दो दिख रहा है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई अंदर नहीं करा है। 12x और 8 दूनी 16 हजार, ये क्या बचा, 12 6 18x प्लस 16 हजार, 14 7 21x प्लस 3000
आठतियाँ आठतियाँ 24x माइनस 8,000, 8,000 जो भी हो। अब भैया इधर पर रेशियो लगा दो, 12/8। आप चाहो तो कोई सा भी ले लो, मतलब समझ रहे हो। ये वाला पैराबोला लेना है आपको, ये दोनों को सॉल्व कर लो। ये वाला पैराबोला लेना है आपको, इन दोनों को सॉल्व कर लो। मतलब कोई भी दो इक्वेशन को ले लो और सॉल्व कर दो। एक्स की वैल्यू निकाल लो चुपचाप। तो मैं इन दोनों को लेती हूँ। तो मैंने यहाँ रख लिया 21x प्लस 3,012, 24x माइनस 8,000, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहती है 42x, 6,000, 4 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, फिर से 72x इक्वल टू लगाना इस बार, रेशियो नहीं। और 8 तियाँ 24, 24 इधर चले गए तो ये बन गया 24 और 6 30। 72 में से 42 गए तो बन गया 30। तो यहाँ पर आ गया 1,000। यहाँ पर 3 जीरो है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1,000। अब बस इस एक्स की वैल्यू को यहाँ लिख दो। यही बोल रहे हैं कि फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वेनोलिन। तो एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 8,000। अरे एक जीरो और, ठीक है। 8,000 आंसर। चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन कहता है पाइप ए और बी टैंक को भरते हैं और पाइप सी टैंक को खाली करता है। अकेला पाइप ए टैंक को 45 घंटे में भरता है और पाइप बी की दक्षता पाइप ए से 25% कम है, और पाइप सी टैंक को 75 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 36 घंटे में टैंक को पूरी तरह भरने के लिए कितने समय बाद पाइप सी को बंद किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन। पाइप ए, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। ए की दक्षता 45 है, बी की 25% कम है, और सी की माइनस है। सी की 75 है, ये टैंक को खाली करता है, जबकि ये दोनों टैंक को फिल करते हैं। एक चीज बहुत ही अटेंशन के साथ प्लीज सभी सुनिएगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आने वाली है। देखो क्या क्या आने वाला है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है जो बी की इफिशियंसी है वो लेस देन है ए की इफिशियंसी से। ध्यान से सुनना, कितनी लेस है, 25% कम है। ऐसा मत करना कि 45 का 25% निकालना और 45 में से कम करके बी को ऐड दे देना, या 45 का 75% मत निकालने लग जाना। पहले मुझे आप एक बात बताओ, अगर ए की इफिशियंसी 45 है, मतलब वो एक टैंक है, उस टैंक को 45 घंटे में भर दे रहा है, तो बी 45 से कम घंटों में भरेगा या ज्यादा घंटों में भरेगा। इफिशियंसी को समझो यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, इफिशियंसी को समझना बहुत जरूरी है। अगर ए की इफिशियंसी ज्यादा है ना, समझ रहे हो, 45 घंटे में अगर जो ए पाइप ए है, तो पाइप ए का मुंह बड़ा है, वो जल्दी जल्दी भर दे रहा है। और बी जो है कम इफिशियंसी के साथ, यानी कम छोटे पानी के साथ कम पानी दे रहा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा घंटा लेगा, ज्यादा घंटे लेगा ये। कितने घंटे लेगा वो बताओ, कैसे निकलेगा। बात समझ में आई। बस पहले ये चीज समझो कि क्या है दक्षता का मतलब क्या है, या इफिशियंसी का मतलब क्या है। बी का 75% ही 45 है, आप ऐसा कहो। बी का 75% ही ए का 100% है।
है ना, तभी तो बोला जा रहा है कि 75% कम है। बी का 75%, ए का 100% है। ये ए का 100% ही तो है। कुल मिला के आपको इक्वेशन ये लिखनी है। आप चाहो तो लिख लो, बी का 75% ही ए का 100% है। 25 तिया 75, 25 चौक 100, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, 15 चौके 60। कुल मिलाकर बी की इफिशियंसी या दक्षता कितनी आ गई? 60। भैया ज्यादा देर में भरेगा, छोटे पतला पाइप है इसका। ए का बड़ा वाला पाइप है, जो बड़े वाले पाइप से वो जल्दी भर दे रहा, 45 घंटे में भर दे रहा, दक्षता अच्छी है उसकी। बी की दक्षता कम है, यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यहीं पर ही आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो अब आप, ये क्या है? ये तो इफिशियंसी है, आपको भी नहीं पता कि आपका टैंक कितना बड़ा है। टैंक कैसे निकालोगे? टैंक की इफिशियंसी कैसे निकालोगे कि टैंक में कितना पानी जाना है, पहले तो ये पता चले, है ना। तो इसको आप निकालते हो सबसे बड़े नंबर से हेल्प से। इसको इंटू करते जाओ और सबसे मल्टीप्लाई करके देखते जाओ। 75 दूनी 150, 150 इससे तो कट रहा है मगर इससे नहीं कट पाएगा। पूरी तरीके से डिविजल होना चाहिए, 45 से, 60 से, 75 से मुझे ऐसा नंबर चाहिए। 300 लेकर देखो, 6 से कट रहा है, इससे नहीं कटेगा। 75 से, हाँ 75 से कट जाएगा, 45 से नहीं कट रहा है। ठीक है, आप 900 लेकर देखो। 75 से, 75 को क्या लिख सकते हो आप? 150। 75 को 150/2 लिख सकते हो ना। तो 15×6 = 90, 6×2 = 12। ये ठीक है, ये कट गया। 6 कम 6, 6×5 = 30, ये भी कट रहा है। 45, 45 को आप क्या लिख सकते हो? 90/2। तो इसका मतलब जो 900 वैल्यू है वो इन तीनों से कट जा रही है। आपने अपने टैंक की इफिशियंसी निकाल ली है, वो है 900। यानी 900 लीटर पानी आपके टैंक में आ पा रहा है। 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है ये? 45 को आप लिख दो 90/2। तो ये कटा तो ये बना 20। 20 लीटर पानी 1 घंटे में हमारा टैंक ए, वो पाइप ए भर देगा। इससे करेंगे तो 6 कम 6, 6×5 = 30। 15 लीटर पानी टैंक बी भर देगा 1 घंटे में। बात कितने घंटे की हो रही है? 1 घंटे में। और ये कितना पानी निकाल देगा? 900, और 75 को लिखो 150/2, दो ऊपर चला जाएगा। 15×6 = 90, 6×2 = 12। और ये पानी निकाल देगा। 35 लीटर अगर टैंक में जा रहा है तो 12 लीटर निकल जा रहा है। कुल मिलाकर 1 घंटे में भर कितना रहा है? 23 लीटर। 5 में से, ठीक है, 23 लीटर 1 घंटे में टैंक में भर जा रहा है। 36 घंटे में मुझे टैंक को भरना है, 36 से मल्टीप्लाई करो इसकी। 36 से जब आप 23 की मल्टीप्लाई करोगे, 36 × 23। स्टेप 1 कहता है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 6×3 = 18, कैरी 1। फिर सेकंड स्टेप कहता है दोनों को आपस में करो, 3×3 = 9, और एक कैरी वाला 10, और 6×2 = 12, 10 और 12 = 22, कैरी 2। फिर लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, 3×2 = 6 और 2 = 8। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। तो आपका आंसर कितना आ गया है? आपका आंसर आ गया 828। 36 घंटे में आपका 828 लीटर ही भर पाया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने निकलने वाले पाइप को कंटिन्यू स्टार्ट रखा। अगर मैं, मुझे कितनी रिक्वायर्ड है? मेरा 900 लीटर का है पाइप। मुझे कितने लीटर रिक्वायर्ड है? मुझे 72 लीटर और मिल जाए तो मेरा पूरा 900 लीटर हो जाएगा। और 12 6 कितना होता है? 72। 12 6 कितना होता है? 72। यानी अगर मैं 6 घंटे पहले इस वाले पाइप को, पाइप सी को बंद कर दूं, ठीक है, पाइप सी जो निकाल रहा है ना, उस छेद को मैंने रोक दिया 6 घंटे पहले। उस 6 घंटे पहले जब मैंने इसे रोक दूंगी तो ये 72 घंटा पानी जो निकला था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। 72 ऐड होते ही ये 900 बन जाएगा।
कुल मिला के इसे मैं कंटिन्यू 36 घंटे नहीं चलाऊंगी। किसे? पाइप सी को। इसे 6 घंटे पहले ही रोक दिया, इसका मतलब मैंने 30 घंटे तक पाइप सी को चलाया। क्या कहते हो? 30 घंटे तक ही तो पाइप सी चला है। एक सेकेंड रुकिए। क्या आप लोगों को कुछ 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 पता चला? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हम्म? हमने क्या करा? 6 घंटे पहले ही अपने पाइप सी को रोक दिया। 36 घंटे तक हमने चलाया था, 6 घंटे पहले रोक दिया, इसका मतलब 30 घंटे में ही हमारा पाइप हमने रोक दिया है पाइप सी को। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका मतलब 30 घंटे तक पाइप सी चला। ठीक है। 30 आवर्स। हम्म। बताइए। P and Q sold an article, both marked the same price on the article। ठीक है। P और Q ने एक आर्टिकल का बेचा है, दोनों का मार्क प्राइस सेम रखा है। P sold if it after successive discount of 10% and 6%, while Q sold it after successive discount of 9% and 7%। Find which of the following statement is definitely true। क्या कहते हैं क्वेश्चन का? एक है P, एक है Q। मैंने इसे माना 1000x और मैंने इसे माना 1000x। व्हाट इज दिस? मार्क प्राइस। आपका एमपी है। दोनों का एमपी सेम है, क्वेश्चन कहता है। पी ने सोल्ड करा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट, 10% और 6%। जब मैंने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो वो मतलब 100 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 900 रुपए में बेच दिया जब पहले डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट दिया सर 6% का। 6% का डिस्काउंट दो, 6 नीम 54, 54 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो ये बन जाएगा 846। ठीक है। तो इसका मतलब आपने फाइनल, ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस, एसपी। ये एमपी है, ये एसपी। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो जो वैल्यू आती है वो आपकी सेलिंग प्राइस आती है। ठीक है। अब आप क्यू की बात करते हैं। क्यू ने क्या करे, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। पहले आपने 9% का डिस्काउंट दिया, 9% मतलब 90 रुपीज, 910 रुपए का आपने बेच दिया। दूसरा डिस्काउंट आपने दिया 7 रुपीज का, 7% का, तो 1% है 9.1, 7%, 7 एकम 7, 7 नीम 63। कुल मिलाकर 63.7 का आपने डिस्काउंट दे दिया। 9100, 63.7। पॉइंट के नीचे वाले को एक जीरो इस साइड लगा लेते हैं। यहाँ आएगा 3, 9 में से 3 गए 6, और 10 में से 6 गए 4, 8। तो यहाँ 846.3x का आपने सेलिंग कर दिया। हम्म? आप बोल रहे हैं क्या इसमें से ठीक है, बताइए। फॉलोइंग द स्टेटमेंट डेफिनेटली इज ट्रू। प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी इज दिस। भैया, आपने बेचा, आप एक दुकानदार हो, दुकान पर चीजें, पहले आप चावल की एक बोरी लाते हो कहीं से खरीद कर, उसके बाद बेचते हो। समझ रहे हो? पहले चीज आप खरीदते हो, उसके बाद बेचते हो। आपको पता है कि आपने 846 रुपए में कुछ बेचा है, आपको ये नहीं पता कि आपने उसे खरीदा कितने में था। जब तक आपको सीपी ही नहीं पता, तब तक आप कैसे बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मार्क प्राइस के बिहाफ पर आप अपना प्रॉफिट और लॉस नहीं डिफाइन कर सकते। पॉइंट यू नोट इन माय लॉर्ड। अगर आप इसमें से इसको माइनस करके आंसर निकालोगे, देखो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? ये आएगा 154 / 1000 × 100 15.4%। फंस मत जाना जब एग्जाम में बैठो। बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो यहाँ आया है, और आप इस पर राइट मारकर आ जाओगे, जबकि ऐसा नहीं है।
मार्क प्राइस के बिहाफ पर आप प्रॉफिट और लॉस नहीं जज करते। बात समझ में आई व्यूअर? समझ में आई भाई और बहनों? आप मार्क प्राइस के बिहाफ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं जज करते, ये बिल्कुल गलत बात है, जबकि आप जब निकालते हो तो बिल्कुल सही आंसर आता है। ये आपको भटका रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड क्यू इज अ सेम, जी नहीं। ये इतना है और इसमें 0.3 ऐड हो चुका है। सेलिंग प्राइस भी हमारा सेम नहीं आया है। अब पी ऑफर अ बेटर डिस्काउंट टू, ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस करके निकालो, मगर एक सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले तो आप देखो सक्सेसिव प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। P1 और P2 दो प्रॉफिट है परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसे कैसे निकालते हो? तो आप प्रॉफिट निकालते हो P1 प्लस P2 प्लस P1 मल्टीप्लाई बाय P2 डिवाइडेड बाय 100। और ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, इन लास्ट के में ही है, इसमें मत लगा देना। कोई कुछ कुछ कभी मैंने देखा है कोई पूरे पे ही लगा देता है। जी नहीं, ये लास्ट का जो मल्टीप्लाई है उसी के नीचे 100 है। तो इस पर तो अभी हमें बात करनी नहीं है। बस मैंने आपको एक रिकॉल कराया। डिस्काउंट का क्या होता है? डिस्काउंट का भी एक सक्सेसिव फॉर्मूला है। डिस्काउंट निकालो, कैसे निकलता है? सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट। -D1 -D2 प्लस D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 100। ठीक है, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे फॉर्मूला। ये आपको पता चल चुका है, निकालते हैं। चलिए, पी के केस में निकालो। क्या क्या है? दो दो, पहले 10 है फिर 6 है। -10 -6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 100। तो यहाँ आ गया -16, और ये आ गया कितना? 60.6। तो यहाँ आ गया 15.4% का डिस्काउंट। क्यू का निकालो। -9 -7 प्लस 9 सत्ते 63 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.63। 16 प्लस 0.63, तो यह कितना आएगा? इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 27। 15.27। सात नहीं, 37 होगा। 15.37%। ये डिस्काउंट डिस्काउंट आ रहा है 15.4, और ये आ रहा है 15.3। कौन सा डिस्काउंट आपको अच्छा लग रहा है? पी वाला डिस्काउंट ज्यादा है, ये कम है। तो ये क्या बोल रहे? पी ऑफर अ बेटर डिस्काउंट, जी बिल्कुल सही बात है ये। आपकी थर्ड बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और अपने आप ही फोर्थ गलत हो गई जैसे ही थर्ड ठीक हुई। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? तो पी ऑफर अ बेटर डिस्काउंट देन क्यू। चलिए, एक सब्सक्राइब तो बनता है। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को। सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल तो हर घर में मल्टीपल फोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, मैकबुक होता है। एक और सब्सक्राइब कर तो दिलवाना चाहिए आपको। सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, कमेंट करिए। बाय, हैव अ गुड डे। थैंक्स तो कह दूं। थैंक यू।